गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ है हम अपने लेक्चर नंबर 5 केमिकल काइनेटिक्स से। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो कुछ बच्चों को डाउट था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2 if K is equals to 2.5 into 10 to the power 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो देखिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन पहले लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर रेट का वैल्यू निकालेंगे। तो रेट का वैल्यू आप लोग जो पहले निकालते थे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चेंज के टर्म्स में, वो हो जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। और रेट इक्वेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो के, और क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे दिया है तो NH3 का पावर जीरो, यानी कि ये सब इक्वल होगा। और ये इक्वल किसके होगा? 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि N2 और H2 का प्रोडक्शन रेट बनाने, तो आप इस पार्ट ऑफ इक्वेशन को, आप N2 के प्रोडक्शन रेट को निकालने के लिए इस पार्ट ऑफ इक्वेशन को रिलेट कर दो इससे। और सेकेंडली अगर आपसे H2 का प्रोडक्शन रेट पूछा है तो आप इस पार्ट ऑफ इक्वेशन को रिलेट कर दो इससे। तो फिर आपका इक्वेशन दिखेगा कैसे? इक्वेशन आपको दिखेगा इस फॉर्म में। ये है हो गया आपका डायरेक्टली, क्योंकि इससे पहले कुछ भी नहीं है लगा हुआ वैल्यू, तो फिर ये डायरेक्टली हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। ये सबसे शुरुआत में जो रेट निकालते थे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, ये डायरेक्टली इसी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 ये हो गया आपका, ठीक है। तो फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो 7.5 के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, ठीक है। दोनों वैल्यूज क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई दिक्कत इसमें नहीं? समझ में आ गया सबको? दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जो एक डाउट में और आया है, ये भी एनसीईआरटी का। रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है। पहला क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो जाएगा -dr/dt इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कोई एक रेट कांस्टेंट के, ठीक है, ए का पावर 1 और सेकंड बोला है ऑर्डर बी का, तो मतलब बी का पावर 2, बी का पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2, ठीक है। चलिए, ये हो गया रेट इक्वेशन खत्म। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन यही होगा। उसके बाद हाउ इज रेट इफेक्टेड अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो नॉर्मल सा बात है, दूसरा में आ जाते हैं, है ना। तो ये हो गया -dr बाय, पहले ये था, अब क्या हो गया -dr/dt। अब क्या हो जाएगा? के, ए वही रह जाएगा कंसंट्रेशन, और बी का पावर क्या हो जाएगा? बी का पावर हो जाएगा, सॉरी, बी कितना बोला? 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3p का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर बाहर आ जाओ, 9। तो 9 के ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2। तो इसका मतलब पहले जो रेट था उससे अब रेट कितना बढ़ चुका है? 9 टाइम्स बढ़ चुका है। तो रेट हैज इंक्रीज 9 टाइम्स। क्या लिखेंगे? रेट हैज इंक्रीज 9 टाइम्स। रेट हैज इंक्रीज इंक्रीज 9 टाइम्स। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब इसके बाद थर्ड पार्ट इसका, अच्छा 2 ऐसे नहीं लिखा हुआ, रोमन में लिखा हुआ, तो रोमन में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये वाला 2 हो गया। और थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट, ये इस क्वेश्चन में वैसे दिक्कत होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट बोल रहा है दोनों ए और बी का कंसंट्रेशन जब डबल कर देंगे, यही पूछ रहा है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो जाएगा, है ना, क्या चेंज आएगा? तो dr/dt क्या हो जाएगा? 2a, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन डबल हो गया, ठीक है, और डबल बी का भी कंसंट्रेशन क्या हो गया? 2b। इसका क्या था? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2 बाहर है, यहाँ से 2 का होल स्क्वायर 4 बार, तो 4 2 8, तो मतलब 8, अच्छा के भूल गए, के यहाँ पे 8 टाइम्स के, और अंदर में आ जाएगा ए और बी का स्क्वायर, ठीक है, बी का स्क्वायर। यानी कि रिएक्शन रेट हैज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। रिएक्शन रेट हैज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। इंक्रीज्ड 8 टाइम्स। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ गया, है ना। तो ये लग रहा होगा कि जो है ना क्या क्वेश्चन, ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज 90 एस्ट्रोनशियम, है ना, विथ half life of 28.1 years. 1 microgram of 90SR was absorbed in the bones of newly born baby instead of calcium. How much it will remain after 10 years and 60 years if it is not lost metabolically? ठीक है, तो यहाँ देखो एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है बेसिकली आपका, क्या है, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसको क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव डीके मान लो, ठीक है ना, इसको बेसिकली रेडियो एक्टिव डीके। और ये पहले ही बता दिया गया है कि रेडियो एक्टिव डीके जो आपको मिलेगा ये जनरली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का होता है। किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को शो करता है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन कैसा होगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक है, अब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पहले इस रिएक्शन का के का वैल्यू आप लोग निकाल लो। ठीक है, कैसे, तो आपको हाफ लाइफ दे रखा है, ठीक है, उस हिसाब से के बराबर कितना आ जाएगा निकाल लो। के बराबर कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 0.693 ऐसे करके कुछ था ना जी। हाँ, 0.693 बाई जो टाइम लगा टी हाफ, सही है। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ का वैल्यू ईयर्स में ही रहने दो, क्योंकि आपको निकालने भी जो दिया है वो किस में दिया है, ईयर्स में। तो पर हाँ, आप टाइम ईयर्स में ही रहने दो, तो ये हो जाएगा 28.1 ईयर्स। ठीक है, 28.1 ईयर्स, कोई दिक्कत। ठीक है, ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 2.466 इंटू 10 to the power -2 ईयर, 2 पर ईयर, है ना, पर ईयर, कोई दिक्कत, पर ईयर। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ पे। ठीक है, अब चलो इसके बाद ये तो निकल गया आपको, ये किस चीज का वैल्यू निकल गया, के का, के का। अब भैया के के हिसाब से आपको अच्छा रेट इक्वेशन भी इसका होता है ना, तो आप अलग अलग साल के लिए वो वैल्यू को निकाल सकते हो, है ना, कि 10 साल के बाद इसका कितना डिके हुआ होगा और 60 साल में फिर कितना डिके हुआ होगा। जितना डिके हुआ होगा उसको छोड़ के बाकी क्या होगा, बच गया होगा। तो कितना रिएक्टेंट स्पीसीज है ये भी वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, तो पहला है टू कैलकुलेट द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 10 ईयर्स। टू कैलकुलेट द अमाउंट left after 10 years, left after 10 years। years, यहाँ पे हमने लिया कितना है, एब्जॉर्ब कितना कराया था भैया, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट कितना था, मैंने लिया कितना, मतलब इनिशियल कितना लिया था, 1 माइक्रोग्राम। कितना ले रहे हो, 1 माइक्रोग्राम ले रहे हो, ठीक है। टाइम टोटल कितना है बेटा, 10 साल बाद चेक करना है, 10 साल बाद कितना बचा होगा, मतलब ये इनिशियल अमाउंट था जो हम लिए थे। के का वैल्यू कितना दिया हुआ है, अभी तुरंत आया है, कितना था, 2.466, अब मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -4, क्या, पर ईयर, पर ईयर, है ना, पर ईयर, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसके बाद आपसे बेसिकली पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, मान लेते हैं इसका कोई एक्स अमाउंट डीके हो गया होगा 10 साल में, एक्स अमाउंट क्या हो गया होगा, डीके। लेट द डीकेड अमाउंट बी एक्स, लेट द डीकेड अमाउंट बी एक्स इन 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स, तो बचा हुआ अमाउंट क्या होगा, ए माइनस एक्स। और यही क्वेश्चन है आप लोग का, यही चीज पूछ रहा है, क्या होगा, कोई दिक्कत, ए माइनस एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, अब लगाओ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को लगा दो। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या होता है आपका, रेट इक्वेशन क्या आया था, के इज इक्वल टू 2.303 लॉग, हाँ, बाई टी लॉग आर नॉट, हाँ, आर नॉट बाई आर, है ना, आर आपका टी टाइम पे होगा, टी टाइम पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.303, टोटल टाइम कितना दिया, 10 साल,
ये वैल्यू भी, के का वैल्यू भी आपको दे रखा है, कितना वैल्यू दे रखा है, 2.466 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -2 पर ईयर दे रखा है आपको। अच्छा, -2 था कि 4 था जी? -2 था, कहीं 4 लिख दिए क्या, गलती से लिख दिया, -2 था, ठीक है, उधर पहला पेज में 2 लिखे थे, ठीक है ना, ये आपका 2। अच्छा, 10 साल में लॉग, अब बताओ तो इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा कितना था, 1, और 1 इनिशियल था माइक्रोग्राम, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन कितना था, A-X, यही ना था जी, 1 - x 1/A-x, आपको निकालना। अच्छा, ए क्या है, ये तो 1 ही है ना, ये क्या था, ये तो 1 ही था, है ना, तो कितना आ गया, 1/1 - x। क्या ये वैल्यू आप लोग को यहाँ से x का निकल जाएगा, बाकी सारा चीज दिया हुआ है, x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल वैल्यू एक आएगा log A-x, ठीक है, A-x -x इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -0.1071, 1071। तो मतलब आपका वैल्यू जो होगा A-x निकालने पे कितना आ जाएगा, A-x कितना आ जाएगा, एंटी लॉग कर देंगे, कैसे कर देंगे, उल्टा होता है ना लॉग का, ये क्या हो जाएगा आपका एंटी लॉग, तो A-x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, आईसीएससी वाले कैलकुलेटर से निकाल, आईएससी वाले, और बाकी एंटी लॉग का टेबल भी होता है, आप उसको देख के भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो माइनस एंटी लॉग -0.1071, और ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये बराबर आ जाएगा आपका, हाँ ऐसे निकाला हुआ मेरे पास, हम बता देते हैं, ये वाला 0. ये आपका हो जाएगा 7814, कितना हो जाएगा, 7814 माइक्रोग्राम, ठीक है। आपसे निकालने क्या बोला था बेटा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट निकालने बोला है ना, बेसिकली ये A-x ही था, ठीक है ना, A-x ही है, तो आपसे बेसिकली A-x का वैल्यू पूछा है, आपसे x का वैल्यू नहीं पूछा है, समझ रहे हो ना, क्या पूछा है आपसे, आप आपसे पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि न्यूली बॉर्न है, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन पूछ रहा आफ्टर 10 ईयर्स, कितना बचा होगा पूछ रहा। तो मतलब अगर हम मान रहे हैं कि एक्स अमाउंट डीके हुआ है, तो मेरे को उससे फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे को डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर का वैल्यू था वही निकालना है, कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर का वैल्यू आ जाएगा आपका इसे। सेम इसी तरीके से आप ये वाला पार्ट भी इसका कर सकते हो, ठीक है, 60 ईयर्स भी डाल के देख लो, उसमें भी क्या वैल्यू आएगा फाइनल निकाल लेना, ठीक है, 60 ईयर्स बाद कितना बचा होगा, क्या बचा होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है ना, दोनों केस में आपका वैल्यूज आ जाएगा, ओके। चलो और बताओ, और कोई डाउट है, याद रखना है यहाँ पे कि 1 - x होगा यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू निकालना है कि कितना बचा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप 1 - x का ही वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है ना, आपसे वैल्यू किसका पूछा है, 1 - x का, तो यहाँ ए मत लिखो, यहाँ 1 कर दो, क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोग्राम, और माइक्रोग्राम में ही लिए हैं, तो माइक्रोग्राम में ही आंसर आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, 1 - x, 1 - x, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये किसी तरह का सॉल्वेंट में नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम मोल पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर इस तरह का चीज में नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्टली किस में ले लिए भाई, दोनों मास का ही रेशियो था, और कहीं पे रेशियो लग भी नहीं रहा, तो नॉर्मल सा बात है, दोनों ग्राम लो या कुछ भी लो, क्या होगा, कट ही जाना है ना, कटने के बाद एक वैल्यू आना, तो लॉग 1 - x जो आएगा फाइनल वो माइक्रोग्राम में ही रह जाएगा आपका, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली माइक्रोग्राम में ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहीं पे एक चीज पूछ रहे हैं अगर, कि कितना अमाउंट आपका 10 साल में डिके हो गया, है ना, एक क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि कितना अमाउंट आपका 10 साल में डिके हो गया, तो 10 साल में कितना अमाउंट डिके हुआ, तो नॉर्मल सा बात है, जितना 1 माइक्रोग्राम लिए थे और बचा हुआ इतना है, तो मतलब 1 x का वैल्यू आपको निकालने बोल रहा है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइक्रोग्राम -0.7, क्या आया था, 7814 माइक्रोग्राम,
तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना डिके हुआ 10 साल में, समझ रहे हैं ना, मतलब रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है ना, डिकम्पोज कर रहा है। तो डिकम्पोज कर रहा है तो कितना डिकम्पोज हो चुका होगा, तो खत्म हो गया, ठीक है, उतना फिर बचा नहीं, रेडियो एक्टिव डिके हो गया उसका। कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, जल्दी से निकालो, तब तक इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्या है ये है आपका अमाउंट, अमाउंट दैट हैज डिकेड इन 10 years, डिकेड इन 10 years। कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये वाला चीज है, तो ये वाला चीज कितना आ गया, 0.2186 माइक्रो। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। यहाँ पे आपको ग्राम ऐसा यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं, आंसर डायरेक्टली माइक्रोग्राम में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर।